अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आज के प्रोग्राम में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह है कि सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर में है और पंजाब में अपनी पार्टी को कामयाबी दिलाने की कोशिशें भी कर रहे हैं और उसके नारे भी लगा रहे हैं। अब देखना यह है कि उनकी इन कोशिशों का अंजाम आखिर क्या होता है। लाहौर में होने वाला एक सियासी सर्वे और उसके दिलचस्प नताइज भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे और मेमो कमीशन में हुसैन हक्कानी को लाए जाने के तरीक़ेकार पर अब गुफ्तगू हो रही है और अब देखना यह है कि हुसैन हक्कानी वारंट के जरिए आएंगे या एक सादा नोटिस के जरिए बुलाने पर चले आएंगे। अदलिया बलोचिस्तान के मसले पर क्या कर पाएगी। आज एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट कि उन्होंने कुछ लोगों को आखिरकार बाजियाब करवा लिया है पुलिस के ज़रिए और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि कराची और गिलगित के हालात भी आज थोड़े से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है और इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आप जानते हैं हमारे साथ मौजूद होते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर में और एक बार फिर वो बयान दे रहे हैं कि जनाब ये गर्दन में सरिया भी मेरा दिया हुआ है, चमक भी मेरी दी हुई है, जब चाहूँगा वापस ले लूँगा। और शरीफ जो है वो यहाँ पे महाजर हैं। सर, ये ज़ुबान कुछ अजीब व गरीब नहीं होती चली जा रही। हाँ, ये मुहाजिर पर तो गुफ्तगू हो चुकी है जी, तो मुहाजिर पर बात हो गई है। हाँ, लेकिन वो आज भी उसी गुफ्तगू का मतन जो है सरिया गोया उन्होंने अपनी गर्दन से निकाल कर उनकी गर्दन में दे दिया, ये मतलब है। अच्छा, ये ताज़ा वारदात है ये पहले का यही मतलब हुआ ना जी कि वो तो बड़ी मुफाहमत की सियासत कर रहे हैं तो उनके ख्याल में वो बहुत रऊनत और तकब्बुर का शिकार है। असल में अब इलेक्शन की आमद है और जरदारी साहब जो हैं अपनी सफ़ें दुरुस्त कर रहे हैं, रिक्शे भी बांट रहे हैं ना। हाँ, अपने कारकुनों को उन्होंने कहा 1000 रिक्शे भी देंगे। अच्छा, ताकि लाहौर के शहरी उन पर किराया देकर चढ़ सकें, यानी मुफ्त नहीं। और वो पीली टैक्सियां दे रहे थे। शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने टैक्सियां दी हैं और लैपटॉप दे रहे हैं और ये रिक्शे लेके आ गए हैं। अब आप देखिए, आपकी मर्जी है, रिक्शे में चाहे बैठें चाहे टैक्सी में बैठें, लेकिन लैपटॉप पे बैठ नहीं सकते बस। हाँ, मगर लैपटॉप की भी बड़ी दिलचस्प कहानी मशहूर हो रही है कि वो उसके पैसे जो हैं वो स्कूलों के फंड से ले लिए गए जो स्कूलों के लिए मुख्तस किए गए थे और बहुत से लोग कह रहे हैं कि जनाब मार्केट में भी दस्तयाब हैं। मतलब खैर कई नौजवान जिन्होंने लिए हैं वो शायद बेच भी रहे हैं, उनकी ज़रूरत ऐसी हो, लेकिन बार ये तो अलग कहानी है। शम्स साहब, जो 90 की आप पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं, क्या वो दोबारा वापस आ रही है? नहीं, 90 देखिए, 90 से भी पीछे जाए ना आप जी। ये जो लाहौर शहर है जी, ये तो पीपल्स पार्टी का किला बन गया था 1970 के इंतखाबात में। ठीक है। तो 1970 में तो पीपल्स पार्टी यहाँ से जीती थी कि उसके बिल्कुल जो डमी कैंडिडेट थे वो भी भारी अक्सरियत से जीते। अच्छा, डॉक्टर मुबशर हसन। अब देखिए, जिनको आज मेरा ख्याल है वो बल्दियाती इंतखाबात में भी कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है। उस वक्त वो मिस्री शाह के इस शादबाग के इलाके से मुंतखब हुए पीपल्स पार्टी के टिकट पर। ठीक है। और मियां महमूद अली कसूरी जो उससे पहले और उसके बाद कोई इलेक्शन नहीं जीते कौमी सूबाई असम्बली का। अच्छा, वो भी उनके यानी उनके टिकट पे मुंतखब हुए, बगरचे बड़े नामवर कानूनदान थे खुर्शीद कसूरी साहब के वालिद और बड़े बड़े बुलंद किरदार के शख्स थे, वाइस चेयरमैन थे पीपल्स पार्टी के, लेकिन बहरहाल वो भी जीते। और ख़ुद भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने लाहौर से इलेक्शन लड़ा। अच्छा, 1970 में। ठीक है। और लाड़काने से लड़ा, फिर डेरा इस्माइल खान से लड़ा। ठीक है। और यहाँ जनाब अल्लामा इकबाल के जो फर्जंद हैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब और जो मुहाफ़िज़ लाहौर कहलाते थे अपने आप को जनरल सरफराज साहब, वो दो खड़े हो गए थे उनके मुकाबले में। अच्छा। और उन दोनों को शिकस्त दी और भुट्टो साहब भारी अक्सरियत से जीते। लेकिन डेरा इस्माइल खां में उन्हें मौलाना मुफ्ती महमूद ने शिकस्त दे दी, ठीक, भुट्टो साहब को। तो मौलाना मुफ्ती महमूद को जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद थे नर मुल्ला कहते थे। अच्छा, हाँ जी, फ्रंटियर में नारा लगता था। अच्छा। और उनकी क़यादत में ही PNA ने तहरीक चलाई, फिर वो सूबा सरहद जो है उसके वज़ीर आला भी हुए, लेकिन ये अलग कहानी है। तो लाहौर जो है 1947 में ये मुस्लिम लीग का किला था। ठीक है। और फिर ये पीपल्स पार्टी जो थी उन्होंने बगावत की और मुस्लिम लीग के खिलाफ पीपल्स पार्टी के साथ लाहौर ने एक यकजहती का आज़ार कर दिया। सारी नशिस्तें कमों पे जीती पीपल्स पार्टी ने। मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद जमात इस्लामी के अमीर बहुत बहुत मजबूत कैंडिडेट समझे जाते थे। ठीक है। और उनके मुकाबले में शेख रशीद साहब खड़े हुए थे जो बाबा सोशलिज्म कहते थे, और चौधरी मोहम्मद हुसैन खड़े थे जो हम मेयर रहे थे यहाँ के, वो कन्वेंशन मुस्लिम लीग के टिकट पे थे।
और समझा यह जा रहा था कि मुकाबला चौधरी मोहम्मद हुसैन और मियां तुफैल मोहम्मद के दरमियान है। अच्छा। और जब पोलिंग का दिन आया तो मालूम हुआ कि शेख रशीद की बल्ले बल्ले हो रही है और वो जीत गए। तो लाहौर जो है पीपल्स पार्टी का किला था, बड़ी मुश्किल से नवाज शरीफ साहब ने इसे फतह किया है। बिल्कुल ठीक है। और नवाज शरीफ साहब ने ऐसे फतह किया कि फिर एयर मार्शल असगर खान उनके मुकाबले में आ गए, इलेक्शन लड़ा और पीपल्स पार्टी की पूरी हमायत हासिल थी और उनके मुखालफों की भी, दूसरों की। ठीक है। लेकिन वो शिकस्त खा गए। एयर मार्शल असगर खान को नवाज शरीफ साहब ने, जो उनकी पार्टी के एक मामूली किस्म के कारकुन थे। अच्छा। यानी उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की तहरीक इस्तकलाल से। ठीक है। और तहरीक इस्तकलाल में बड़े बड़े लीडर शामिल रहे, अकबर बुगटी भी, जावेद हाशमी भी, शेख रशीद भी, खुर्शीद कसूरी भी, महमूद अली कसूरी भी, ये अहमद रजा कसूरी, ये सारे लोग जो थे। और वो उसके एक छोटे कारकुन थे नवाज शरीफ साहब, नो ऑलमोस्ट कारकुन। लेकिन बाद में फिर वो उनकी शान ये हुई कि असगर खान साहब उनके मुकाबले में हारे गवाल मंडी से। लेकिन शाम साहब, इस वक्त जो पीपल्स पार्टी की सिचुएशन है, यहाँ पे पीपल्स पार्टी के पास एक सीट है, बाकी पे दावे हैं, कोशिशें हैं। तो पीपल्स पार्टी जो लाहौर का दही इलाका है ना जी, वहां अपना वजूद रखती है। ठीक है। और वहीं शायद अगर उन्होंने कोई ना कोई कामयाबी हासिल की तो वहीं से करेंगे। अब तो लाहौर जो है ना उसमें चैलेंज दरपेश हुआ है मुस्लिम लीग नून को तहरीक इंसाफ की तरफ से। पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई चैलेंज, पीपल्स पार्टी की तरफ से इस वक्त तक कोई चैलेंज नहीं है। और फ्यूचर में आपको बनता हुआ नजर आ रहा है? जैसे सदर आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं कि जरदारी साहब अब हंगामा कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। देखिए अब वो यहाँ से होके, दाता की नगरी से होके ख्वाजा अजमेर के दर पे जा रहे हैं, कुछ मन्नत मांगने जा रहे होंगे, कुछ पुरानी पूरी हुई होगी, कुछ ना कुछ तो और पता नहीं क्या मन्नत मांग के आएंगे। अब ख्वाजा अजमेर के यहाँ जाके कोई मन्नत मान ले तो और बात है, वगरना। और हाँ, मुझे ये भी मालूम हुआ है कि फारूक नाइक साहब भी उनके साथ जा रहे हैं। अच्छा, माशाअल्लाह। और रहमान मलिक साहब भी, छोटा जहाज है बड़ा, ठीक है, उसमें ये 2 वजीर तक होंगे उनके साथ मेरा ख्याल है। कोई जहाज की कैपेसिटी का मसला है, रबानी खर साहब भी हो सकते हैं, तो वो हाँ थोड़े लोग होंगे जी। और ये जो फारूक नाइक हैं उनके बारे में मालूम हुआ है कि अब भुट्टो केस जो है ना जी, वो बाबर अवान साहब की जगह उसमें हुकूमत के वकील होंगे। और अंजाम बाबर अवान जैसा होगा या कुछ मुख्तलिफ? अंजाम तो देखिए अदालत को पता होगा जी। हम अदालत के फैसले के बारे में पेशगोई तो नहीं कर सकते। ठीक है। मेरी इतनी कानूनी महारत तो नहीं जितनी आपकी है जी। अच्छा शम्स साहब, अभी आपने एक बात की कि लाहौर में जो चैलेंज है वो दरपेश है PMLN को एक नई जमात से, यानी PTI से, तहरीक इंसाफ से। और ये कैसे होगा और कितना बड़ा चैलेंज? अभी देखिए एक सर्वे हुआ है जी, एक अदारे ने कराया है, क्या नाम है उसका, IRE या क्या, राइट टू इंफॉर्मेशन, RIE जी, RTI सर, RTI। अच्छा, PTI के मुकाबले में। तो उसने कहा कि भाई यहाँ 36% जो है ना वोट के 34% जी, वो तो लोग हैं इसके हक में, तहरीक इंसाफ के, ठीक है, और 46% हैं मुस्लिम लीग नून के हक में। अच्छा। और मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी जी, उनकी हमायत बहुत कम है लाहौर में इस वक्त, ठीक है। लेकिन 23% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी कोई डिसाइड नहीं किया, कोई फैसला नहीं किया, यानी ये फ्लोटिंग वोट है। ये फ्लोटिंग वोट है, मुस्लिम लीग खेचे तो अपनी पुरानी पोजीशन बरकरार रख लेगी, तहरीक इंसाफ ले जाए तो उसमें भी बहुत जान पड़ जाएगी। और अगर पीपल्स पार्टी रिक्शे पे बैठा ले उनको, हाँ, पता नहीं इतने लोग रिक्शे पे बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, तो वो रिक्शे पे बैठा दे अगर, तो पीपल्स पार्टी के सूखे धानों में भी पानी पड़ सकता है, ठीक है। तो अब ये देखिए, असल बात यह है कि दिलचस्प बात यह है कि जो 25 साल तक के वोटर हैं ना जी, नए बने हैं जो, और 20% वोटर ऐसे होंगे कम से कम जो पहली बार यानी जिनका नाम जो है फहरिस्त में आया है। अच्छा, यानी वो पहली बार वोट डाल देंगे अपना। अब अगर ये लोग ज्यादा बड़ी तादाद में वोट देते हैं तो इसका PTI को फायदा पहुंचेगा। यानी गोया जो 20% आप कह रहे हैं वो वही फ्लोटिंग वोट है जो नया भी है? नहीं हो सकता, नहीं, ऑलमोस्ट बराबर ही है। ये कहना मुमकिन नहीं कि वही लोग हैं सारे, ठीक है। लेकिन जो आप उम्र बढ़ती जाती है 25 साल से ऊपर, ठीक है, फिर 45 साल से ऊपर, वहां मुस्लिम लीग नून की हमायत बढ़ती जाती है। अच्छा, जवानों में जी PTI ज्यादा है, लेकिन थोड़ी सी जवानी से रुखसती लेते जाए तो मुस्लिम लीग नून जो है उसकी ताकत जो है ज्यादा है।
शाह साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया और गुफ्तगू बड़े दिलचस्प मरहले में है कि हम देख रहे हैं कि लाहौर का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा और कुछ अदाद व शुमार नए हैं जिन्हें जो हमारे इस वक्त अंडर डिस्कशन है। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। हम गुफ्तगू कर रहे थे कि लाहौर में जो बड़ा मार्का दरपेश होना है पॉलिटिकली, वो PMLN और तहरीक इंसाफ के दरमियान है। शाम साहब, जो सर्वे आप बता रहे हैं, RTI का जो सर्वे हम देख रहे हैं, मैं नहीं बता रहा जी, हूं, वो RTI ने जो सर्वे जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उसके मुताबिक PTI की जो सपोर्ट है वो राइजिंग साइड पे है। लेकिन अभी रिसेंटली जावेद हाशमी साहब आए थे यहाँ पे, उन्होंने एक रैली भी निकाली। उसका साइज खासा छोटा था, रैली से छोटा कोई लफ्ज़ नहीं होता, तो वरना मैं वो कह देता। लेली थी रैली नहीं थी बस कुछ यही समझ लें। असल मुस्लिम लीग नून की रैली कैसी थी, वो उससे बड़ी थी। हाँ, मुस्लिम लीग नून की रैली ज़रा कुछ बेहतर थी। असल में बात यह है कि ये रैली निकालना ज़रा और मामला है। अच्छा। और फिर तहरीक इंसाफ में जो मरकजी हैसियत और शख्सियत है ना जी, वो इमरान खान साहब की है, यानी जावेद हाशमी साहब की नहीं। नहीं, जावेद हाशमी साहब बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ तो इमरान खान के साथ है ना। उसके आप नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इमरान खान है, ठीक है। उसके आप कह लीजिए कायद आज़म तो वो भी इमरान खान है, यानी कुछ कह लें आप। लेकिन लाहौर में और उसके जरदारी साहब कह लें तब भी वो इमरान खान है, ठीक है। तो तहरीक इंसाफ में मरकजी शख्सियत है इमरान खान की, ठीक है, उनका वोटर जो है अट्रैक्ट होता है उनकी तरफ, ठीक है। और अभी हाशमी साहब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब ये उनको भी समझना चाहिए कि लोग सिर्फ बेकार नहीं बैठे होते घर में कि जब आप आवाज़ देंगे बाहर आ जाएंगे। यानी लाहौर में जावेद हाशमी साहब इतने मौसर नहीं है जितने इमरान खान हो सकते हैं। नहीं भी, इमरान खान तो हर जगह मौसर होंगे ना, जावेद हाशमी साहब तो उनसे रोशनी हासिल करेंगे ना इमरान खान से, ठीक है। हाँ, वो तो उसके चांद बनेंगे ना, सूरज तो वही है, ठीक है। लेकिन वो जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था जावेद हाशमी आएंगे, हर चीज़ बदल जाएगी। हर चीज़ नहीं बदलती होती जमहूरियत में, ये बस नारे होते हैं। अच्छा। लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज करूं जी, कि तहरीक इंसाफ को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी वो मेंबरशिप कर रहे हैं। वैसे उनका कहना यह है कि 10 लाख मेंबर बन चुके हैं, वो अपना रिकॉर्ड पेश करेंगे लोगों के सामने। तो अभी उनको स्ट्रक्चर खड़ा करना है, पार्टी के मामलात को दुरुस्त करना है, ये बड़ा चैलेंज दरपेश है। और मुस्लिम लीग नून ने गुज़श्ता 2-3 माह में बड़ी तेज़ी से अपने आप को दुरुस्त करने की और संभालने की कोशिश की है। अब देखिए, अब तो वो लोग जिनको पहले पूछता कोई नहीं था, उनको भी हाथों हाथ लिया जा रहा है। पहली हमारी बड़ी मोहतरमा मारवी मेहमान आई, अब अमीर मुकाम साहब जो हैं वो भी एक बुलंद मुकाम पर फाइज हुए। लेकिन ये दोनों पार्टियां तो वो हैं जो जाते जाते रह गई PTI में। हाँ, दुरुस्त है। तो अब ये नवाज शरीफ साहब खुद पहुंचे पख्तूनख्वा, बिल्कुल, और उन्होंने उनको जनाब क्या कहेंगे बपतिस्मा दिया अमीर मुकाम से। मतलब यह है कि अब उन्होंने दरवाजे खोले, रवैये में तब्दीली है, एक प्रेशर महसूस किया है। तो अब देखिए, जो भी अपने आप को बेहतर करेगा और बेहतर परफॉर्म करेगा वही कुश्ती जीतेगा। अच्छा शाम साहब, अगली खबर की तरफ चलते हैं कि मेमो कमीशन में अब हुसैन हक्कानी साहब को लाया जाएगा या वो खुद आएंगे भी या नहीं आएंगे? देखें, हुसैन हक्कानी साहब के तो दिल में कुछ खुदबुद हो गई है। अच्छा। और उन्होंने जो वहाँ पेश किया है एक सर्टिफिकेट मेडिकल, वो 12 मार्च का है। उसमें कहा गया कि इनकी MRI होनी चाहिए। तो अदालत ने कहा भाई ये 12 मार्च का सर्टिफिकेट जो है आज को पेश किया गया है। हाँ, पहले तो कोई इशारा नहीं दिया गया बीमारी का। बिल्कुल ठीक है। तो कहा असल में दिल जो है वो तो बेचारा किसी वक्त भी मचल सकता है और बीमार हो सकता है। ठीक है। तो अब उनके लिए मुश्किल ये है कि वो किस तरह उनको लाया जाए जी। और आज SM जफर साहब से भी मुशावरत की है अदालत ने कि उनको किस तरह लाएं। शाम साहब, लेकिन खुद क्या हुसैन हक्कानी को ये फैसला नहीं करना चाहिए कि उनका मुल्क है, उनकी अदालत है जिस पे उन्हें एतमाद है, इसी अदालत ने उन्हें इजाज़त दी कि आप जाएं मुल्क से बाहर, अब वो आ जाएं? ये तो आप मशवरा देना हुसैन हक्कानी साहब को, आप टेलीफोन नंबर उनको ले लें मुझसे और फिर उनको फ़ोन कर लें। नहीं, लेकिन वो जो डिमांड कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी हम मुझे मंसूर एजाज वाली सहूलत भाई, अगर मंसूर एजाज साहब को ये सहूलत फराम कर दी गई है जी कि वीडियो लिंक के जरिए उनके इरशादात जो है रिकॉर्ड किए गए हैं, तो मुझे भी ये सहूलत दे दी जाए। लेकिन उनको तो पाशा साहब ने भी ये सहूलत नहीं दी थी। पाशा साहब उनको मिले थे जाके और हक्कानी साहब को नहीं मिले थे। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पाशा साहब ने कमीशन के सामने ये कहा कि मैंने आर्मी चीफ से इजाज़त ली थी। जी बिल्कुल। और उनको ही आके बताया था।
हालांकि हम आज तक ये सुनते आए हैं और हमीद गुल साहब बार बार कहते हैं कि आईएसआई का सरबराह जो है वो जवाबदेह होता है वजीर आज़म को। बिल्कुल, मगर क्योंकि जर्नैल भी होता है जी, तो इसलिए फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी ख्याल रखना पड़ता है। मगर पाशा साहब ने तो कह दिया, भाई मैं तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जवाब दे रहा था या उनसे पूछ रहा था। अच्छा शम्स साहब, जो हुसैन हक्कानी जब पाकिस्तान आए तो उनकी सफारत के दौरान और इस्तीफे तक तो पीपल्स पार्टी यूँ लगता था उनके साथ खड़ी है, उनको बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, और इस वक्त ये लग रहा है कि जैसे पीपल्स पार्टी थोड़ा अवॉइड कर रही है हुसैन हक्कानी साहब को से, और हुसैन हक्कानी साहब को सपोर्ट भी नहीं दे रही। देखिए वो जो हंगामा उस वक्त उठा हुआ था वो खत्म हो गया। जरदारी साहब पर था ना शिकंजा। जी बिल्कुल, उनके वकील बार बार कहते थे मुखालिफ के जनाब जरदारी साहब को पकड़ा जाए, हमारे सियासी लीडर भी समझे जरदारी साहब को पकड़ा जाए। तो पाशा साहब ने कह दिया, भाई मुझसे तो मंसूर इजाज ने ये बात नहीं कही, ठीक है, कि हुसैन हक्कानी जो थे वो जरदारी साहब के हुक्म पर ये काम कर रहे थे जी, तो जरदारी साहब तो निकल गए इसमें से। ठीक अब हुसैन हक्कानी साहब का तो बेचारे करियाकर्म हो चुका पहले ही, बिल्कुल, सफारत खत्म हो चुकी है। तो अब उनसे ना पीपल्स पार्टी को इतनी कोई दिलचस्पी है ना उनके मुखालफिन को है, वो तो बस गया है सांप निकल, अब लकीर पीटा कर। लेकिन शम्स साहब जो, मगर वो जफर साहब को हमने लेना था। एसएम जफर साहब इस वक्त एक एयरपोर्ट से बाहर आ रहे हैं, तो इस वजह से उनसे राब्ता जो है वो थोड़ा सा वो कह रहे हैं कि थोड़ी देर में करेंगे। शम्स साहब, हुसैन हक्कानी के यकायक जो रेजिग्नेशन के बाद और इस वक्त जो सूरत हाल है, एकदम केस का प्रोफाइल नीचे आ गया है, तो इस नीचे प्रोफाइल के साथ हुसैन हक्कानी की जो एक मुलजमाना हैसियत है नहीं, असल वो उन्हें थोड़ी मुश्किल में नहीं डाल देगी? असल बात तो यह है कि हुसैन हक्कानी मुल्जम है इसमें, हाँ मुल्जिम कि नहीं है, देखे ना। मगर अब वो गवाह हैं, मुल्जम हैं, मुद्दा अलय है, क्या है उनकी हैसियत, कम अज कम मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आई। लेकिन अगर वो ताखीर करते हैं पेशी में तो फिर, लेकिन उनको क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी थी, अंडरटेकिंग उन्होंने दी कि मैं 4 दिन में वापस आ जाऊंगा, तो अब ये मुश्किल होगी। अगर अदालत ये चाहे कि उनको वापस लाना है जी, तो फिर तो उसके लिए कार्रवाई करेगी, फिर तो वो मुल्ज़म बन जाएंगे। लेकिन अगर अदालत हुस्न सलूक करे, हंस के मुस्करा के कह जाओ भी वीडियो लिंक से आ जाओ, तो फिर और बात होगी। अच्छा शम्स साहब, जो सुप्रीम कोर्ट में भी एक अपील उनकी है, उन्होंने कहा जी कि मुझे बराबर का सलूक दिया जाए, वही जो मंसूर इजाज़ वो तो बात खत्म होगी, वो तो सुप्रीम कोर्ट में जो होगा होगा। अच्छा यानी अब आप बताएं जफर साहब कहाँ हैं? जफर साहब इस वक्त एक वो मैंने जैसे अर्ज वो किया जब नहीं है तो फिर आगे चले। अच्छा शम्स साहब, एक छोटा सा सवाल इसमें हुसैन हक्कानी साहब के बारे में रह गया है कि हुसैन हक्कानी साहब के बारे में एक मजमूई जो तासुर क्रिएट किया जा रहा है ख़ासतौर पर तमाम डिपार्टमेंट्स की तरफ से, कि इनकी किताबें उठा लें, और जितने भी साबिक जर्नैल है वो कह रहे हैं कि इनके नज़रियात ही ऐसे रहे हैं कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। तो फिर उनको तो सफीरी मुकर्रर नहीं होना चाहिए था, पाकिस्तान के खिलाफ क्यों होंगे? देखिए, इख्तलाफ राय एक और चीज़ है। एक शख्स चाहता है खारजा पॉलिसी जो है उसकी खतूत ये हो, दूसरा चाहता है ये हो। एक चाहता है इंडिया से उस वक्त तक कोई मामला नहीं होना चाहिए जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता, दूसरा कहता है कि कश्मीर का मसला भी हल करें और इंडिया के साथ ताल्लुकात भी बेहतर करें, तीसरा कहता है ताल्लुकात बेहतर करें तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, मुख्तलिफ राय रख सकते हैं आप। इसमें मुल्क दुश्मनी कहाँ से आ गई? ठीक है, देखिए ना, हमें इसमें अब शद्दोमत ये छोड़ देनी चाहिए ये बातें जी। ये एक इख्तलाफ राय हो सकता है, फौजी क़यादत से इख्तलाफ राय हो सकता है, फौज की सोच से इख्तलाफ हो सकता है, और हुकूमत से हो सकता है, अपोजिशन से हो सकता है। अब दफाई पाकिस्तान कौंसिल है, उसको नहीं इख्तलाफ, बिल्कुल वो कह रहे कि हम जबरदस्ती जनाब नेटो की सप्लाई बहाल नहीं होने देंगे अपनी। लेकिन जब तक वो जबरदस्ती करते नहीं है अमलन, उस वक्त तक उनको हक है। जी, मियाँ शाहिद साहब हैं हमारे नुमाइंदा है इस्लामाबाद से, वो जो मेमो कमीशन को कवर करते रहे हैं, उनसे ज़रा पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब, आज जल्दी से जरा बताएं मियाँ साहब, वक्त बड़ा कम है, आज क्या हुआ है वहाँ? आज एक तो सर 12 अप्रैल तक इसकी कार्रवाई जो है मेमो की वो मुअत्तल कर दी गई, मुलतवी कर दी गई, और साथ साथ ये आखिरी मौका दिया गया है हुसैन हक्कानी को कि वो पेश हों, और वजारत दाखिला को ये हदायत जारी कर दी हैं कि उनको लेकर आए और उनको 12 अप्रैल को 9 बजे सुबह मेमो कमीशन के रूबरू जो है वो पेश करे। क्योंकि 4 ऑप्शन दिए गए थे आज मेमो कमीशन की तरफ से, उन्होंने डिस्कस किए थे अपने मामन वकील एसएम जफर से,
और उसके बाद अटॉर्नी जनरल से उन्होंने डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि उनको उनके खिलाफ वारंट भी जारी किए जा सकते हैं, उनकी जायदाद जब्त की जा सकती है, तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है या फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। राय मांगी थी उन्होंने, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझसे राय ना मांगे क्योंकि मैं इस राय देने के काबिल नहीं हूँ। कमीशन जो फैसला करना चाहता है उस पर अमल होगा। जफर साहब ने क्या कहा? एसएम जफर साहब ने ये कहा था कि वो जो है वो इंटरपोल के जरिए या किसी एक सादा सा नोटिस जो है वो वजारत दाखिला के जरिए जो है भिजवाया जा सकता है। उन्होंने तो ये भी कहा था कि माइक मोलन और जनरल जेम्स जोन्स को भी एक नोटिस जारी किया जाए ताकि वो भी अपना बयान देना चाहें तो दे दें या तहरीरी बयान भिजवा दें। आज जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये हुई थी कि आज जो अकरम शेख ने ये कहा कि जो हुसैन हक्कानी है उन्होंने सीक्रेट फंड्स का जो है बेदरेग इस्तेमाल किया है वहां पर, और इस हवाले से भी रिकॉर्ड दिया जाए। मियां शाहिद साहब, मियां शाहिद जी, ये तो बात तो मुकम्मल कर, ब्रेक का वक्त हो रहा है एक्चुअली, ब्रेक के बाद कर लेंगे। ब्रेक के बाद हम ये साहब आपसे दोबारा बात कर लेते हैं। मैं आपको चलते चलते बता 042363680102 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और आपके सवाल हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद गुफ्तगू हो रही थी नामुक मिशन के हवाले से और मियां शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी शाहिद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा आप बताएं क्या कह रहे थे सीक्रेट फंड के हवाले से? मैं बता रहा था कि आज जो इजलास में अकरम शेख जो हैं वो अपीयर हुए, उन्होंने आते ही ये बात करना शुरू कर दी कमीशन के सामने कि हुसैन हक्कानी ने अपनी सफारतकारी के दौरान वहाँ सीक्रेट फंड्स का बेदरेग इस्तेमाल किया। उन्होंने $2 मिलियन की बात की है और ये कहा है कि इसका बेदरेग इस्तेमाल हुआ है और इसकी तहकीकात कराई जाए और वजारत खारजा से इसका रिकॉर्ड तलब कराया जाए, जिस पर कमीशन ने इसका रिकॉर्ड तलब करा लिया। लेकिन जो जाहिद बुखारी हैं उन्होंने इतराज किया वहां पर कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये मेमो से मुतल्लका नहीं है। वो इस पर काफी गुस्से में थे और बाद में आकर उन्होंने मीडिया से एहतजाजन गुफ्तगू की क्योंकि कमीशन ने मना कर रखा है कि मीडिया से गुफ्तगू नहीं करना जो मुतल्लका फरीक है उनको। लेकिन आज उन्होंने एहतजाजन गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि ये बात नहीं होनी चाहिए थी और सीक्रेट फंड्स का पब्लिक करना और इस तरह पब्लिकली ये बात करना जो है ये साजिश है। उन्होंने इदारों के दरमियान। ठीक है, बहुत अच्छी बात, शुक्रिया जी मियां शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। इस बात में तो कोई शुबा नहीं है कि ये जो हमारे यहाँ ये अब रवश शुरू हो गई है कि सीक्रेट फंड जो है वो भी अदालतों में पेश हो, उसकी तफसील। कौम का पैसा है साहब, ये कौम का पैसा है तो ये सीक्रेट फंड क्यों है फिर? लेकिन है तो हमारे लिए होगा ना, सीक्रेट क्यों है फिर? जाहिर कुछ ऑपरेशंस के लिए कुछ इस तरह की चीजें। इसका मतलब है हर चीज की कुछ हदूद व क़यूद है। ठीक है, कौम का पैसा है तो कौम के नुमाइंदों के जरिए से और कौम के कारकुनों के जरिए से तकसीम होता है, उसकी अपनी जरूरियात है। ठीक है, हर चीज जो है आप मजमा आम में नहीं कर सकते। ठीक बात है। आप अगर इस बात पर आज़ादी इज़हार इसका नाम नहीं है कि आप कहें कि जनाब मैं दूसरे आदमी के घर ड्राइंग रूम में जाकर पेशाब करूंगा, मुझे आज़ादी होनी चाहिए। दुनिया में हर मुल्क में सीक्रेट फंड हैं, वो इस्तेमाल होते हैं, उनको इस तरह तशतशबाम नहीं किया जाता, ना इस तरह अदालतें उनको उन पर स्क्रूटनाइज करती हैं उनको। तो ये बड़ी एहतियात करनी चाहिए हमारे तमाम अदालती जिम्मेदारों को भी और हमारे कानूनदानों को भी और हमारे सियासी रहनुमाओं को भी। शम्स साहब, अगली खबर है अदलिया है बलूचिस्तान में। हुसैन हक्कानी साहब जो हैं जी, अब वो पता नहीं, मुझे उस पर वो शेर याद आ रहा था कि इज्जो न्याज से तो वो आया ना राह पर, दामन को उसके आज हरीफाना खींचिए। अब तो नोटिस मिल गया उनको जी, तो उनके हक में दुआ करें। तो खैर अदलिया है बलूचिस्तान में गई और अदलिया ने आज एक जो काम किया है कि वहाँ पे जो मिसिंग लोग थे उनमें से कुछ को तो बाजियाब करवा लिया है। शम्स, डू यू थिंक इट विल गिव अ गुड मैसेज टू बलोच? यस ऑफ कोर्स। अच्छा, कितना? यानी आप अंग्रेजी बोल के हम नहीं उर्दू में मैंने कहा शायद बलोच अंग्रेजी समझते हो, उर्दू ना समझ पा रहे हो। देखिए, गुजारिश ये है कि ये फसाद तो गिलगित में शुरू, ठीक है, वहाँ कराची में शुरू, पीपल्स पार्टी के रहनुमा मारे गए, बिल्कुल, वहाँ जनाब मजहबी रहनुमा मारे गए। बात यह है कि एक तो हमें तय कर लेना चाहिए आयरन हैंडेडली फिरका बाजों से निपटना है, सुन्नी हो शिया हो कोई हो, ठीक है, उनका सर कुचलना है। फिरकाबाजी जो है ये एक कैंसर है जो हमें खा जाएगी। एक बात,
और दूसरी बात यह है कि जो दहशतगर्द हैं, टारगेट किलर्स हैं, उनके लिए लॉ ऑफ एविडेंस को तब्दील करें और एजेंसियों को मजबूत करें, उनका पीछा करें, उनको कानून के सुपुर्द करें, उनको सजाएं दिलवाएं। और तीसरी बात यह है कि अदलिया जो है, देखिए अदलिया की आज़ादी जो है वो हमारे काम आ रही है। बलोचिस्तान में जो शिकायतें पैदा हुई लोगों को, अब जो वॉइस ऑफ बलोच है, जो दूसरे लोग हैं जो बादयाब कराने के लिए लगे हुए हैं, तंजीमें बनाई हुई हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं कि कोई सुनने वाला है। देखिए आप इंसाफ आपको पता, हजरत उमर जो थे वो आप जमीन पे बैठे हुए थे दरख्त के नीचे कि जलजला आया और चाबक उठाकर जमीन पर मारा कि रुक जा, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारी पुश्त पर बैठा हुआ उमर लोगों को इंसाफ दे रहा है। वाह, इंसाफ की वो ताकत है, इंसाफ से आप मजबूत होते हैं, आपकी जड़ें मजबूत होती हैं, हौसला बुलंद होता है कि कोई शख्स मेरे साथ ज्यादती नहीं कर सकता। लेकिन क्या ये हमारी अदालत कर सकती है, प्रोवाइड कर सकती है? देखिए आज बलोचिस्तान में जो टारगेट किलिंग हो रही है, जो मिसिंग पर्सन्स का मामला है, वहां ये मैसेज देने की जरूरत है कि उनकी आवाज सदाब सहरा नहीं है। जिम्मेदार जो भी हों, जितने भी ताकतवर हों, उनको ये हक नहीं है कि मावराए अदालत कत्ल करें। उनको पकड़ा जाएगा, खा वो एक्सट्रीमिस्ट हो बलोच जी, खा वो एजेंसियों के लोग हों। लेकिन अदलिया की अपनी लिमिटेशंस भी तो है ना। अदलिया के सामने आ रहे हैं ना। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा मिसिंग पर्सन जो है अदलिया के सामने पेश हो रहे हैं। यहां पेश नहीं किया आप रावलपिंडी में, और ये आप देखिए इसमें इस्लामाबाद जी, बिल्कुल। और क्या हाल हुआ था उन लोगों का, और किस तरह हमारी जो एजेंसियां हैं उनका मुंह कितना काला हुआ उस वाकये से। और अब भी जनाब वो पुलिस में लेके आ गई ना उनको। तो बात यह है कि ये तो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। रियासत की जिम्मेदारी है इन लोगों का ताकुब करना। लेकिन हमारा स्टेट अपरेटस क्या अदलिया के कहने पे चलेगा? हाँ जी, चल रहा है ना, ऐसे होता है थोड़ा थोड़ा। आप ये देखिए, वो आपने दुनिया की तारीख नहीं पढ़ी मेरा ख्याल है। आप पता टम्बुक्टू वगैरह में भी रहे हैं, को मुझे लगता है दुनिया में ऐसा ही हुआ है, यानी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली। रोम एक दिन में तामीर नहीं हुआ। पाकिस्तान में हम प्रेशर डाल रहे हैं, चीजों को दुरुस्त कर रहे हैं। आज अदलिया कितनी ताकतवर है, आज मीडिया कितनी ताकत रखता है, आज लोगों में कितनी एक हौसला है, वो एक सियासी जमातें किस तरह मुस्तहकम हो रही हैं, ये एक अच्छी बात है, ये अच्छी खबरें हैं। ये आप यकीन कर लें, कोई ऐसी बात नहीं, नुकसान नहीं होगा इससे। शाह साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक पर जाने से पहले बता दूं 0423636810 पर हमें आपकी कॉल्स का और सवालात का इंतजार है। देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे सवालात का हिस्सा है जिसमें आपके सवालात हैं फेसबुक से। आज शाम साहब मैं पहला सवाल ले रहा हूं क्योंकि कल हमने यहाँ से कम लिए थे और मुझे लोग फिर शिकवे करते हैं। शेख रशीद साहब हैं, पिंडी वाले अब इन्होंने अपना पिंडी साथ मकाम नहीं लिखा और फेसबुक वालों से मेरी दरख्वास्त है कि वो लिख दिया करें। शेख रशीद साहब हैं, ये कहते हैं जी कि क्या PTI या कोई और पार्टी सिंध में अपनी जड़ें बना सकती है क्योंकि वहाँ पर PPP और MQM ही मजबूत हैं? हाँ, इस वक्त तक तो वही मजबूत है, लेकिन यह है कि कोशिश करने से क्या नहीं हो सकता। ठीक है, वहां भी तो कोई अल्टरनेट चाहिए ना। हाँ, वहाँ पे, लेकिन शाम साहब वहाँ पे मुश्किल नहीं है थोड़ा सा? कोई मुश्किल नहीं है, काम भाई जमहूरियत चलती रहे ना, तो फिर अल्टरनेट भी तैयार होते हैं। ठीक बात। अगर जमहूरियत को आप रोक देंगे तो फिर तो वही रहेगा, जौहर में ताफुन फैलेगा जी, यानी गोया इम्कानात मौजूद है। इम्कानात मौजूद है। देखिए वहां भी लोगों के मसाइल हैं, वो भी उन्हें हल करना चाहते हैं। तो आखिर ये तो नहीं 100% लोग तो नहीं है ना किसी जमात में। जी बिल्कुल ठीक बात है। शफीक मेतला साहब हैं हमारे साथ रियाज से। जी अस्सलाम वालेकुम मेतला साहब। सलाम जी, शाम साहब, शफीक मेतला बोल रहा हूँ रियाज से। मेरा एक सवाल है कि जमाना तालिब इल्मी से हम लोग काफी एक्टिव थे पॉलिटिक्स में, और उसमें शेख रशीद साहब पिंडी से भी थे। ठीक है। उस वक्त जमहूरियत में बड़ी जद्दोजहद की, फिर इसके बाद अब अवाम को भी कोसते हैं, आमरीयत से भी डराते हैं, मार्शल लॉ से और बूटों की भी धमक सुनाते हैं, और हमेशा हमें कोसते रहते हैं अवाम को।
क्या उनको क्या हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रही। आपको पता नहीं चला उनको क्या हो गया? नहीं, आपको नहीं पता? आप उनके दोस्त रहे हैं या हैं? नहीं, वो 20 साल तो आमरीत में रहे। अच्छा। और ओहो भाई, आप अजीब भाई मिर्तला साहब, आप इतनी दूर बैठे हुए हैं, आपको उनकी जमानत जब्त हुई है, लोगों ने उनको वोट नहीं दिए, 2 दफा तो इलेक्शन हार गए, 2 दफा इलेक्शन हारे। तो अब आप उसके बाद कह रहे हैं वो जमहूरियत के हक में क्यों डंके क्यों नहीं बजाते? वो तो गुस्सा आता है भाई उनको, जो जीतने वाले हैं उनको तो वो पंजाबी मुहावरे में नौंदरे मारते हैं, उनका तो दिल करता है कि उनका गोश्त खा जाऊं। तो ये उनका बेचारों का कोई एक जाती मामला है, आप इसमें क्यों इतने परेशान ना हो। अनायत साहब है बहावलपुर से। जी अस्सलाम वालेकुम अनायत साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरा शामी साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, आपकी दुआ है जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा शामी साहब, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, इसके 2 हिस्से हैं। अच्छा जी। एक तो अब जो इलेक्शन आएगा, आने वाले इलेक्शन में मजहबी जमातों का किरदार क्या होगा, काइंडली ये वाज़ेह कीजिएगा। अच्छा, और दूसरा दिफाए कौंसल पाकिस्तान जो है, क्या ये इंतखाबी इत्तेहाद भी बन सकता है? अगर ये बन सकता है तो क्या मौलाना फजलुर रहमान भी इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे? मेहरबानी करके ये बताओ। बड़े सवाल इकट्ठे कर लिए आपने, लेकिन बुनियादी बात एक ही है, दफाए पाकिस्तान कौंसल अभी तक इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। ठीक है। मौलाना फजलुर रहमान इसमें शामिल नहीं है, और जब तक मौलाना समीउल हक जो है उनका परचम यहाँ लहराता रहेगा, मौलाना फजलुर रहमान इसमें तशरीफ नहीं लाएंगे। आप खातर जमा रखिए, जो इत्तेहाद आपके जहन में है वो मुझे बनता नजर नहीं आ रहा। अच्छा शम साहब, मुमताज़ खान साहब हैं, ये मुमताज़ साहब हैं और उन्होंने 2 दफ़ा अपने नाम के साथ खान लगा रखा है। ये कहते हैं खाने वाले से मुमताज़ साहब कह रहे हैं कि जी शामी साहब, चीफ जस्टिस साहब ने क्या कराची के मामलात हल किए हैं जो वो कोयटा में हैं? भी हल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कुछ ना कुछ प्रेशर तो आ रहा है ना, कोई ना कोई तो पूछने वाला है। अब ये आप कहें कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो एक आनंद फानंद सारे, कभी हम फौज से ये तवक्को लगा लेते हैं, कभी चीफ जस्टिस से ये तवक्को लगा लेते हैं। भाई असल काम लोगों को खुद करना पड़ेगा, सियासी जमातों को दुरुस्त करना होगा, ये आप जरा नोट कर लें। और सियासी जमातें अपना काम करेंगी, इंतजामिया करेगी काम, तो काम बनेगा। बाकी तो ये प्रेशर है, बस इसी हद तक समझे आप इसको। शहजाद साहब है हॉलैंड से। जी अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मेरा शामी साहब, हेलो। जी 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 बोलिए। सुन रहा हूँ जनाब, आप फरमाएं। शामी साहब आप बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं और कॉलमनिस्ट हैं, और ये पूरा पाकिस्तान इस वक्त मुद्दतें हो गई, मार्शल लॉ और जमहूरियत के दरमियान पाकिस्तान भी झूल रहा है और अवाम भी झूल रही है। आज तक इन सियासतदानों ने पाकिस्तान की गरीब अवाम, जिनके पास बुनियादी जरूरियात जिंदगी भी मुयसर नहीं, उनके लिए खुदा रहा इन पर लिखें कि आप इनके बारे में सोचिए। बहुत अच्छा जनाब, आपको मालूम होना चाहिए पाकिस्तान अब जमहूरियत की तरफ आ चुका है, मार्शल लॉ और जमहूरियत के दरमियान झूल नहीं रहा। एक बात। दूसरी बात ये, जमहूरियत जो है वो एक मैकेनिज्म है, एक तरीका है लोगों को अपनी सलाहियतें बुरुए कार लाने का मौका देने के लिए। अगर इस जमहूरियत में कोई चीज़ खुद ब खुद नहीं होती, करनी पड़ती है, और कौम को इरादा करना चाहिए, उसकी जमातों को, उसके रहनुमाओं को, उसके दानिश्वरों को, उसके जनाब मजहबी रहनुमाओं को, कि अपना अपना काम करें, तब सारों का सबका काम दुरुस्त होगा। उसामा साहब हैं बहावलपुर से। जी अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मेरा शामी साहब से गुजारिश ये है कि हम गरीब लोगों का भी इस पाकिस्तान पे कोई किसी फंड पे हक है। मैं भी एक गरीब अखबार नवीस हूँ। मैं सदर पाकिस्तान और वजीर आला से ये इल्तिजा करता हूँ कि मेरी वालदा बीमार है, मैंने अपनी बच्ची की फीस तक नहीं भर सका। हमारे लिए भी कोई फंड है या सिर्फ ये बड़े लोगों के लिए फंड है? गरीब लोगों के लिए भी कुछ है? अच्छा देखिए, बात यह है कि जरदारी साहब ने लेबर कार्ड का इजरा फरमाया है। अभी मैं ब्रेकिंग न्यूज देख रहा था, कुछ हमारे लिए भी कर दिया है। हमारी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपकी वालदा का इलाज होना चाहिए। ये आपकी आवाज़ जो है वज़ीर आला तक पहुंच गई होगी, जो पंजाब के हैं। मुझे उम्मीद है कि वो ये काम करेंगे। आप हमें अपनी तफसीलात लिख कर भेज दें ताकि हम भी उनको परसू कर सकें।
और इंशाल्लाह आपकी जो फरियाद है उसकी सुनवाई हो सके। मोहम्मद अशरफ मिट्ठू साहब हैं गुजरात से जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, गुजरात में दो पार्टियां हैं, पीपल पार्टी और चौधरी बरादरान। ठीक है जी। इन दोनों के अलावा इधर कोई शादो नजर वोट है। अच्छा जी। इनका इत्तेहाद हो गया इधर गुजरात में। ठीक है जी। तो जी बहुत शुक्रिया। आपको खुशी हुई है या सदमा हुआ है? आप यकीन करें, आपको ऐसी बात नहीं, बड़ी टफ अपोजिशन वहां भी होगी पंजाब पूरे में, मतलब एक अपोजिशन। लास्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब अहमद खान साहब ये पूछ रहे हैं कि ये कह रहे हैं शामी साहब ये बताइए कि चारों सूबों में से किस सूबे में सबसे ज्यादा बेहतर काम होते हुए नजर आ रहे हैं? ये तो हर आदमी को मालूम है कि पंजाब में हो रहे हैं जी। देखिए पंजाब जो है वो सबसे बेहतर तरीके से इस वक्त चलाया जा रहा है, अगरचे के मतलूब जो मयार है वो नहीं है, वो आप कहेंगे नहीं है, लेकिन एक दौड़ भाग लगी हुई है वज़ीर आला को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आइंदा बुध को आपसे फिर इसी वक्त मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।